सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो एक टॉपिक खत्म किया था वो मेरे पास था कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए ना तो हमने मूल्य वृद्धि विधि से, ठीक है, जो हमारे पास मूल्य वृद्धि विधि थी उससे हमने जीडीपी निकालना सीखा था। ठीक है, सकल घरेलू आय निकालना सीखा था। उस वाले टॉपिक की क्या बात थी, देखो भाई, जो मेरे पास जो हमारे पास जो वैल्यू एडिड मेथड था उस पर अगर हम करते हैं, जितनी भी वैल्यू एडिशन होती है, जो मूल्य वृद्धि होती है, उससे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं भाई, जीडीपी एट एमपी होता है। ये बातें बताएं सबको, ठीक है, कि अगर हम कभी भी वैल्यू एडिड मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो मेरे पास क्या था, वो जीडीपी एट एमपी होता है। ये बातें पता लगी? अब सुनो, मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रख के चलनी है। ठीक है, वो ये है कि आज हम कर रहे हैं, मेरे पास इनकम मेथड है, ठीक है, आय विधि है। आय विधि है जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड। सुनो भाई, जो मेरे पास आय विधि है या फिर जो इनकम मेथड है, समझो इसके अंदर होता क्या है। हमारे पास देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारे पास है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। बात समझ आ रही है? उत्पादन के हमारे पास कितने कारक होते हैं भाई? 4। अच्छा, उसको समझने से पहले समझो हम इस वाले मेथड को और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अपने क्लास में किसी से पूछना, तेरे को पता है यार, तेरे को इस वाले मेथड से क्वेश्चन करना आता नहीं आता? ठीक है, तो बताना। अब सुनो, सबसे पहले मेरे पास है, इसको हम बोलते हैं वर्गीकृत कार्य अनुसार विधि। ठीक है, पहला मैं देखो इसको क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हिंदी बता रहा हूँ, इंग्लिश बता दूंगा। वर्गीकृत कार्य के अनुसार, वर्गीकृत कार्य के अनुसार पहला मेथड मेरे पास ये है, जिसको भाई हम जो इंग्लिश में बोलते हैं वो मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ठीक है, इसको हम और जो बोल सकते हैं वो मेरे पास है कारक भुगतान विधि। कारक भुगतान विधि क्या भाई? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड है। ठीक है, ये तो बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? कारक भुगतान विधि है, फैक्टर पेमेंट मेथड। वर्गीकृत है, अच्छा, हाँ की मात्रा, वर्गीकृत कार्य के अनुसार। ठीक है, हाँ भाई, ये बातें तो लग रही है। हम जो हमारे पास जो इनकम मेथड है, जो आय विधि है, हम उसको ये 2 और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना, तुम्हारे एग्जाम में अगर ना ये लिखा हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, बातें तो लग रही है। अगर ये आ जाए कि इस वाली विधि से करो, इस वाले मेथड से करो, तो तुम्हें थोड़ा सा पैनिक नहीं होना। पता है, हाँ तुम्हें पता होना चाहिए भाई इस वाले विधि को ये बोलते हैं। ठीक, अब सुनो भाई, सब एक न्यू पेज से कर रहे हो ना, न्यू पेज होना चाहिए वाला। अब सुनो भाई, हमें एक बात ध्यान रख के चलिए, सुन जाओ एक मिनट। जो मेरे पास इस मेथड के अंदर, सुन जाओ, इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो उत्पादन के जो कारक होते हैं ना, कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, पता है सबको। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितनी भी इनकम आती है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितनी भी इनकम आती है, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो हम इससे जीडीपी निकालते हैं। ठीक, लेकिन भाई इसमें ना हमें एक बात ध्यान रख के चलना है कि कभी भी अगर हम आय विधि से निकालते हैं, अगर हम कभी भी इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जो मेरे पास आती है वो हमेशा निकलती है एनडीपी एट एफसी। किस पर निकलती है भाई? हमेशा है एनडीपी, याद रख के चलना है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी। बच्चों की जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, ठीक, कि कौन से मेथड से कौन सा निकलेगा। पिछला वाला पता है ना, जीडीपी एट एमपी निकलता है, इस पे क्या निकला? एनडीपी एट एफसी। इसके पीछे तो मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले समझो मेरे पास क्या है। सबसे पहली चीज मेरे पास है यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लिख देना अंडर दिस मेथड,
under this method GDP is calculated on the basis of factor of production, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, इस विधि के अंतर्गत, मैं लिखोगे हिंदी वाला थोड़ा, देखो इस विधि के अंतर्गत जीडीपी उत्पादन के 4 कारकों के आधार पर, जीडीपी उत्पादन के 4 कारकों के आधार पर ज्ञात की जाती है। भाई सबको सारे के सारे फैक्टर पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में हल्का सा लिख पा रहा हूँ। मेरे पास क्या क्या, पहले हेडिंग डाल लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब कि उत्पादन के कारक क्या क्या है, उत्पादन के कारक, ठीक है। उत्पादन के कारक हमारे पास क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्या है भाई, लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमि, लेबर, जिसको हम बोलते हैं श्रम, और क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं भाई, क्या पूंजी, हाँ भाई रोना, अगला क्या है, एंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या दिया जाता है। अच्छा, इन सब पे क्या क्या दिया जाता है ये बता दो, इन सब पे क्या क्या दिया जाता है, बस इतना बता दो। क्या उद्यम है ना मेरे पास, उद्यम, सुनो भाई, ठीक है, सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मेरे पास, अच्छा जो एंटरप्राइज है उसे तुम एंटरप्राइज भी लिख सकते हो, ठीक है। सुनो, मेरे पास क्या, जो लैंड है इस पे क्या जाता है, रेंट जाता है, ठीक है, तो मेरे पास है रेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भूमि पे किराया, ठीक है। और लेबर पे वेजेस, क्या बोलते हैं वेजेस को, नहीं, मजदूरी है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्याज, ठीक। अगला मेरे पास क्या, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लाभ। हाँ भाई, तुम्हें पहले सारी बातें बता दी, क्या बता रहा हूं मैं, इन बातों में जिसको दिक्कत है पहले वो बता दो। ये 4 चीजें, ठीक है भाई। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूँ ना, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूँ, क्या निकल गया मेरे पास, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, क्या निकल गया मेरे पास से, जीडीपी कौन बोला था, ठीक है। क्या निकला मेरे पास से, एनडीपी एट एफसी, भाई फुल फॉर्म पता है इसकी, नेशनल बोल रहा है ये, ठीक है। मेरे पास क्या है, कारक लागत पर शुद्ध नैन्सी घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भाई, तुम सबको ये सारी बातें पता चल रही होगी। ठीक है, देखो बहुत आसान सा लग रहा था कि भाई हमारे पास 4 चीज़ें लिखी हुई आई, खत्म लग रहा है ना आसान सा, ये 4 चीज़ें लिखी हुई आई और हो गया। देखो पता है चैप्टर वैसे इतने पर खत्म है, लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम जो पढ़ने वाले ना भाई, हम सबसे पहले ना हम वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे जो जो चीज़ इन सब के अंदर कवर होती है। सबसे पहली बात तुम सबको ना कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ कि हम बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कारक आय क्या होती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ फैक्टर इनकम क्या है, कारक आय क्या है, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। सिंपल सी बात बोलूँ, जो लैंड पे दिया गया रेंट है, ठीक है, ये जो जितने भी चीज़ दे रखी है ये सारे का मेरे पास फैक्टर इनकम है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास 4 होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो जो चीज़ें दी जाती हैं उसी को तो हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। जो मेरे पास उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4 होते हैं। चारों पे जो चीज़ दी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसे, कारक आय बोलेंगे। बात तो लग रही है। जो मेरे पास उत्पादन के कारक है, उत्पादन के कारक पे जो जो चीज़ें मिलती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, कारक आय बोलेंगे। अब सबसे हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी चलनी है, 2 चीज़ समझनी है हमें। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हें, मैंने जो उसका जो पिछला मैटर था, मैं जो उसमें तुम्हें टॉपिक पढ़ा था कि प्रीकॉशंस वगैरह बता था मैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त। मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर कोई सी भी ट्रांसफरेबल इनकम है, ठीक है, इनकम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, उसको जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बात पता सबको, ठीक है, ये बात मानते हो ना। ठीक, अब देखो तो तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। पहले तो सबका हो गया ना, आ जाओ उसके आगे। अच्छा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये वाली जो मैंने जस्ट लिखा है, एनडीपी एट एफसी। और उसके अलावा ये जो नाम बताया मैंने, और बाकी तुम्हें पहले से पता थे सारे। अब सुनो भाई, मैंने क्या बताया कि फैक्टर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो मेरे पास हस्तांतरित आय है या फिर हस्तांतरण आय है, वो हमारे पास एक तरीके से मान के चलो कि जो जीडीपी है उसका पार्ट नहीं है। फैक्टर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। मैंने क्या बताया कि और एक ट्रांसफरेबल इनकम, ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ किसका भाई, जीडीपी। जो मेरे पास ट्रांसफर इनकम है, इसको ट्रांसफरेबल इनकम बोल सकते हैं, जो हस्तांतरित आय है। ठीक है, जो मेरे पास क्या भाई, हस्तांतरित आय है। सुनो भाई, मैंने कहा था जो मेरे पास ट्रांसफर इनकम है, जो हस्तांतरित बोल सकते हैं इसको, हस्तांतरित आय जीडीपी में नहीं सम्मिलित की जाती है। नॉर्मल सी बात है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है जीडीपी के अंदर। ठीक है, ये बातें तो लग रही ना। जो मेरे पास हस्तांतरित आय होती है, जो मेरे पास क्या है कि ट्रांसफरेबल इनकम होती है, जो इनकम ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफर इनकम है, उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया था। सबको ये बात पता है। मैंने बताया था कि भाई मेरी सैलरी है, मान लो मैंने अपनी वाइफ को दी, ठीक है, तो अब क्या है कि वो और आगे देगी। मान लो उसने अपनी मम्मी को दे दिया, ठीक है, तो मतलब कि मायके में दे दिया, तो उसने बोला ये जीडीपी बढ़ गया, तो ऐसा हुआ ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास किसी ने मेरे को पैसे दिए, मैंने किसी और को दिए, उसने ऐसे 100 जनों, मतलब कि 100 जनों पे ट्रांसफ़र हो गए, तो मैंने क्या बोला कि इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाए, क्योंकि एक बार पहले हो चुकी है। जिसने इसको कमाया है वो एक बार जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन अगर इसको मैं बार बार ट्रांसफ़र करता रहूँगा ना, ठीक है, तो क्या है कि इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको जीडीपी के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, एक बात और बताता हूँ। जैसे मान के चलो, अगर हम इसको जीडीपी में इंक्लूड कर दें, अगर ट्रांसफ़र इनकम को हम अगर जीडीपी में इंक्लूड कर देते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, अगर कर देते हैं तो भाई उस केस में क्या होगा, पता क्या होगा, हमारा देश सबसे अमीर देश हो जाएगा। बात बताइए कैसे। देखो, मैंने 1000 रुपये कमाए, मान लो मैंने 1 लाख रुपये कमाए,
ठीक है, 1 लाख रुपए कमाया मैंने, 1 लाख रुपए कमाने के बाद मैंने दिए अपने भाई को पूरे 1 लाख रुपए दिए, जा मजे कर, ठीक है, उसने कहीं और दिए। अब देखो मैं बार बार 1 लाख रुपए ऐड करूंगा, जीडीपी में बार बार 1 लाख रुपए ऐड कर रहा हूँ, और 1000 बार हो गया तो 1000 लाख कितने हो गए ना, 1000 लाख रुपए के हिसाब से जीडीपी बढ़ गई हमारी, बिना बात के जीडीपी बढ़ जा रही है। और 1 ही लाख रुपए, 1 ही लाख रुपए है, उसको बार बार ट्रांसफर करके जीडीपी में ऐड किए जा रहे हैं, बातें तो लगी। तो हमें क्या ध्यान रखे चलना है कि ट्रांसफरेबल इनकम, जो इनकम ट्रांसफर हुई है उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया था, ये बातें तो लग गई। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पहला बोल रहा हूँ, ट्रांसफर इनकम का मेरे पास मतलब क्या है भाई, सुनो, जो ट्रांसफर इनकम है उसका मेरे पास सिंपल सा मतलब एक निकल के आता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है। अच्छा तुम सबने 2 बातें सुनी होंगी, पहला जो मेरे पास है ना भाई, एक मेरे पास होता है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, और उसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है भाई, यही तो बातें होती है, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि मैंने बोला ओल्ड एज पेंशन, क्या हो रहा है, बिना बात के, मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं उनको सरकार बिना बात के पैसे देती रहती है ना, ये तो होता है। जो बूढ़े जो लोग होते हैं, अगर वो सब क्या है कि इसके लिए अप्लाई करते हैं ना, वैसे तो अप्लाई करते करते मर जाते हैं, वो मिलता नहीं है, ठीक, और मिलता भी है ना तो पहले जो बीच में अधिकारी वही खा जाते हैं, वैसे मिलते हैं शायद ना महीने के साथ 2300-2400 रुपये मिलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से भी उनके पास 500-600 पहुँचते हैं, उसमें भी खुश रहते हैं, लेकिन अप्लाई आते आते हो जाता है काम। तो जो मेरे पास ओल्ड एज पेंशन है इसको तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये बातें तो लग रही है। जो मेरे पास ओल्ड एज पेंशन है इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भाई अगर तुमसे कोई पूछ ले कि क्यों नहीं किया जाएगा, अगर तुमसे कोई पूछ ले क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि कारक आय नहीं है, इससे किसी को मतलब किसी का कुछ बना नहीं है, इससे कोई सा भी कुछ काम हुआ इससे नहीं हुआ ना, सरकार के पास पैसे पड़े, सरकार ने बस दे दिए, सिर्फ ट्रांसफर किया है ना, इसको कुछ भी काम हुआ नहीं हुआ। अब देखो भाई इसकी ना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेरे पास है, वो है मेरे पे रिटायरमेंट पेंशन, जिसको हम बोलते हैं सेवानिवृत्ति पेंशन, ठीक है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास है सेवानिवृत्ति पेंशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन, ये क्या होती है, कौन बताएगा इसको जीडीपी में ऐड करेंगे या नहीं? देखो नहीं करेंगे, सरकार ने वही ट्रांसफर कर दी बार बार, इसको जीडीपी में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसको हाँ लग रहा है, किसी को हाँ लग रहा? किया जाएगा, क्यों? हाँ उसी में से। मैं देखो पहले इन्होंने कमा लिया होता है, कोई किसी को पागल थोड़ी नहीं, मतलब कि ऐसे कोई आया अच्छा भाई इसको दे दिया, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। पहले उसने काम किया होगा ना सरकार के पास, तो सरकार उसी की सैलरी में से काटती रहती है, ठीक है। काटते काटते कहेगी, जब एकदम से जब रिटायर होने वाला है उसको देती है। भाई इतना खुश होता है ना वो इंसान कि सरकार ने मेरे को पैसे दिए, 25 लाख रुपए दिए, ऐसा होता है। होता कुछ नहीं, उसी की सैलरी होती है, उसी की सैलरी पे ब्याज ला कर दे दिया। ब्याज पता क्या लगता है? 1% ब्याज, ठीक है। बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास जो भी है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें रिटायरमेंट पेंशन की बात आ जाए तो वो देखो उस इंसान ने पहले कमाया होगा, उसने पहले उतनी सेवा दी होगी, उतनी पहले सर्विस दी होगी, वो सर्विस देने के बाद, बात तो लग रही है, वो सर्विस देने के बाद उसको ये चीज़ मिलती है। तो इसका मतलब ये क्या मेरे पास फैक्टर इनकम है ना, ये फैक्टर इनकम होगी ये, तो भाई इसको जीडीपी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बातें पता लग गई? कन्फ्यूजन क्लियर है शायद सारी? हाँ भाई। अच्छा ऐसे तुम और कोई सा एग्जांपल दे सकते हो क्या? ऐसे और कोई एग्जांपल दे सकता है? कौन से बैंक का पैसे? वो भी हस्तांतरित है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। स्कूल के लिए ड्रेस के लिए मिलते हैं ना, वो भी ट्रांसफरेबल इनकम है, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक हाँ भाई, तो तुम्हें वाली बात पता लग गई,
ठीक है। अब देखो ये तुम्हें दो बातें पता होनी चाहिए। अब मैं ना जो नेक्स्ट आ रहा हूँ मतलब कि मेरे पास इनके टाइप की बात करते हैं, ठीक है। बात तो लग रही है। मैंने तुम्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो मेरे पास फैक्टर ऑफ 4 प्रोडक्शन होते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास 4 होते हैं। तो अब ना मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बता रहा हूँ जिसको जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, मतलब कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना, फिर मान लो घरेलू आय की गणना करते हैं और वो भी आय विधि से। आय विधि से जब भी हम करते हैं ना तो उसके अंदर किन किन बातों को ऐड किया जाता है और किन किन बातों को इग्नोर मारा जाता है, ठीक है। तो आज तुम्हें मैं वो सारी की सारी बातें बताऊंगा जिन जिन को ऐड किया जाता है, ठीक है। और वैसे पता है जिन जिन बातों को इग्नोर मारा जाता है ना वो तुम आधा मैं तुम्हें पहले बता दी, इसको जो पिछले बता था ना, जैसे मान के चलो कि पुराने सामान को बेचा है उस पर नहीं होगा, उसको जो उस पर जो पैसे आए हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि पुराने सामान को बेचने में जो कमीशन आई है वो पैसे उसकी क्या हो जाएगी भाई, वो जो इनकम है उसको इंक्लूड किया जाएगा। बस तुम्हारी तो ये सारी बात पहले बता चुका हूँ ना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में से रिवाइज करके लेके आना। आज जो बता रहा हूँ पहले उसको समझो, ठीक है भाई। इन बातों में दिक्कत तो नहीं पहले बोलो। भाई हमने कभी मान लो पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, अब क्या जाएगी तो जोड़े जाएगा नहीं जोड़ेगा? ऑब्वियसली जुड़ेगा, बताऊंगा भी सारा सारा। लैंडिंग मनी कैपिटल लगता है ना वहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, जिसको हम बोलते हैं कारक आय का वर्गीकरण। सुनो भाई, देखो सबसे पहली बात समझो, मैंने तुम्हें जो हम जो कर चुके हैं ना, हमारे पास जो वैल्यू एडेड मेथड है हम उसे कर चुके हैं, जो मूल्य वृद्धि विधि है हम उसको कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद जो बाकी मेरे पास आता है ना, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। जो उसके बाद जो मेरे पास मतलब कि जो हम जो अब मेथड कर रहे हैं, मेरे पास क्या इनकम मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इनकम मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आय विधि बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आय विधि के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें उसमें बताया था कि जो हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उत्पादन के जो 4 कारक हैं, अगर हम इनका सम कर दें, इनको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी। बातें तो लग रही है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यही ध्यान रख के चलनी, कभी भी अगर हम इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं, भाई कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, कौन से को, अगर हम इनकम मेथड को, आय विधि को हम फॉलो करते हैं, तो हम इसमें क्या निकालते हैं भाई, हमारे पास जो निकल के आता है ना वो किस पे आता है, एनडीपी एट एफसी। मतलब कि इसका इसकी मैं तो फुल फॉर्म है वो क्या मैंने तो बता रखी है, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके बारे में जो इसके फैक्टर हैं, 4 फैक्टर थे, मैं चारों बताएं। अब चारों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जो मेरे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले जो भाई ना हेडिंग डाल लो वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है। तो पहला मेरे पास क्या है भाई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है भाई। सबसे पहली बात ना तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। जो हमारे पास कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन के अंदर जो मेरे पास पारिश्रमिक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आ जाती है। सबसे पहली मैं तुम्हें बात करता हूँ, एम्प्लॉय को दी गई सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय को जो कैश में सैलरी दी जाती है ना, जो नकद में सैलरी दी जाती है, ठीक है, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगर कभी भी, अच्छा तुम्हें पता है सैलरी 2 तरीके से दी जाती है, जो सैलरी है वो 2 तरीके से दी जा सकती है। पहला जो मेरे पास है ना, इन फॉर्म ऑफ कैश,
ठीक है। दूसरा मेरे पास इन फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब कि वस्तु के रूप में दे सकते हैं, काइंड की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि भाई होता ऐसा कि एक एम्प्लॉई है, वो बाइक की कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब ना उसकी ना 4 महीने की सैलरी दे रही थी, कंपनी के मैनेजर ने उसको बाइक दे दी, जा पे ली था, ठीक है। उसकी मान लो सैलरी 1,20,000 बाकी रही थी, और जो मैनेजर है उसने उसको 1.5 लाख रुपए की बाइक दे दी। बात समझ में आ गई? उसने क्या उसको 1.5 लाख की बाइक दी। अब मुझे तुम एक बात बताओ कि अब जो अगर मैं ये मान लो जीडीपी निकालता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं जीडीपी निकालता हूँ तो उसमें 1,20,000 ऐड किया जाएगा या 1,50,000 ऐड किया जाएगा? मैंने क्या बोला? उसकी सैलरी सिर्फ निकल रही थी 1,20,000 रुपये। कितनी निकल रही थी? 1,20,000, ठीक है। तो मुझे तुम ये बताओ कि जो मैनेजर ने उसको 1,50,000 रुपये की जो बाइक दी है, तो जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त, जीडीपी निकालते वक्त हम 1,20,000 जोड़ेंगे जीडीपी में या फिर 1,50,000? क्यों भाई? उसकी सैलरी तो 1,20,000 से निकल रही है बस। हाँ भाई, जो गुड्स है वो 1,50,000 का, इसीलिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ देख के चलना है। अब सुनो भाई, हम इसमें ना, मैंने पहले क्या बताया, अगर कोई से भी जो नकद भुगतान है, नकद भुगतान या फिर नकद मजदूरी बोलते हैं इसको, नकद मजदूरी अगर मेरे पास हो गई, जो इसको हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है। ये वाली बातें तो लग गई। अगर मेरे पास क्या होता है कि भाई वेजेस और जो सैलरी है, ठीक है, इसको कैश में पे की जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको जीडीपी में ऐड करेंगे। और अगर काइंड में करते हैं तो भी भाई वो सैलरी का पार्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें सारे, ठीक है, जो सैलरी के पार्ट है वो बता रहा हूँ कि भाई सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जो मैं कंपनसेशन दे रहा हूँ ना, देखो ऊपर का तक का मेरे पास इससे पहले की सारी बात हो रही है कि मैं तुम्हें बताऊँ भाई क्या क्या ऐड करते हैं, ठीक है। जो चारों मेरे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उसको ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे पास ये आती है कि जो मेरे पास कर्मचारियों के पारिश्रमिक, ये पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का पहला कारक है, ठीक है। तो भाई मेरे पास जो है नकद मजदूरी, जो मेरे पास है वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि जो वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, पहली चीज़ तो सैलरी के अंदर हम इसको लेंगे। और जो मेरे पास जो दूसरा है, ठीक है, जो मेरे पास सेकंड है, अगर कोई सा काइंड में हो गया तो, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मेरे पास है किस्म के रूप में भुगतान बोलते हैं उसको, किस्म के रूप में भुगतान, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ काइंड बोलेंगे, वैसे पेमेंट इन काइंड है, ठीक है, पेमेंट इन काइंड, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ना भाई इस काइंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चल लो। मैं तुम्हें एक बात देखो, मैंने तुमसे ऐसा बोला कि मैं किसी भी जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के मैनेजर ने ना मेरे को सैलरी के बदले कुछ और दे दिया, कुछ और सामान दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास है कि भाई जिस चीज़ की मालूम, चलो मैं बोलो भाई मेरे पास ना शूज़ की कंपनी है, ठीक है, तो उसने बाकी तो मेरे को सैलरी दे दी, लेकिन उसने 2,000 रुपये के मेरे को जूते दे दिए, ठीक है, 2,000 रुपये उसने क्या मेरे को शूज़ दे दिए, ठीक है। तो अब ये जो उसने काइंड में दी है ना, ये भी मेरा सैलरी का पार्ट है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मेरे पास है जो अगला है सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। अब भाई सुनो, मेरे पास ना अब क्या होता है,
सोशल सिक्योरिटी के लिए ना, अच्छा तुम सबको 11th क्लास में तुम सबने भाई अकाउंट्स पढ़ी थी, उसमें तुमने पीएफ नहीं पढ़ी, सुनो पीएफ वगैरह पता क्या होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ठीक है। होता ऐसा है ना भाई, देखो एम्प्लॉय को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, या फिर मान लो कंपनी को सुरक्षा देने के लिए, मैंने क्या बोला, मेरे पास टॉपिक है कि सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, जो मेरे पास है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो कंपनी है ना उसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, ठीक है। जो पीएफ वगैरह होता है ना, ठीक है, जो मतलब कि प्रोविडेंट फंड बना दिया, बोलते हैं पीएफ कट रहा है मेरा, तो सैलरी के तो पार्ट है ना, वो सैलरी का पार्ट पीएफ होता है, तो इसको भी इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें नॉर्मल से देना भाई, जिसको प्रोविडेंट फंड बोल देना, इसमें बस याद रख लेना, मेरे पास क्या है, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, और कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पीएफ ही आएगा, ठीक, बातें तो लगी। अच्छा मुझे एक बार बताओ कि अगर ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी 7 से 8 महीने की सैलरी रखी हुई है कंपनी के पास, मैनेजर के पास, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, 7 से 8 महीने की सैलरी है तो वो भी इसका पार्ट होगा ना सैलरी का, ठीक है। तो भाई इसका ना अगर मेरे पास कभी भी जमा सैलरी आ गई ना, मतलब कि सैलरी जमा कर रखी है, तो उसको भी देख लेना, इसी का पार्ट होगा वो, ठीक है। देखो तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि सैलरी का अगर कोई सा भी रिलेटेड है, अगर मेरे पास कंपनसेशन से कुछ भी रिलेटेड है तो मैं इसी के अंदर इसको लिख देना और कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद मेरे पास अगला है भाई पेंशन ऑन रिटायरमेंट। भाई पता है ना पेंशन ऑन रिटायरमेंट मेरे पास क्या होता है, ये हमारा पार्ट है जीडीपी का। देखो एक होता है वृद्धावस्था पेंशन होती है, जो सिर्फ ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, इसको हस्तांतरित आय बोलते हैं। हस्तांतरित आय जो है हमारे एक तरीके से मान लो जीडीपी में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है, उत्पादन के कारक से नहीं आई वो। किसी ने कोई देखो, किसी ने कुछ नहीं कमाया ना, सरकार के पास पैसा रखा था उसने बस दे दिया, कमाया थोड़ी ना है किसी ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो मेरे पास है कि पेंशन की बात करते हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, रिटायरमेंट के अंदर क्या होता है भाई, हमने पहले पैसा कमा लिया होता है, ठीक है, उसका हिस्सा रखा जाता है हमारी सैलरी में से काट काट के। जैसे मान लो कि मैं कहीं पे कहीं पे एम्प्लॉय हूँ, ठीक, मैंने वहाँ पे 40 साल काम किया, तो वो 40 साल तक मेरी सैलरी का एक हिस्सा क्या जमा करते थे, और जब मैं रिटायर होने वाला हूँ ना, जब मैं रिटायर होने वाला हूँ उस टाइम उस पैसे को दे देते हैं वो, ठीक, और इंसान खूब खुश होता है कि मेरे को मतलब कि इनाम मिला, पता नहीं क्या मिला, वो पागल बनाता है, कुछ नहीं होता। तो भाई मेरे पास क्या, अच्छा पता है उस पर इंटरेस्ट जुड़ता है, 1% 2% के हिसाब से इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। तो मेरे पास है सेवानिवृत्ति बोलते हैं इसको, सेवानिवृत्ति, ठीक, जिसको सेवानिवृत्ति पेंशन है। रिटायरमेंट पेंशन है, ठीक है भाई। इन बातों में किसी को दिक्कत लग रही है पहले बताओ। सैलरी के अंदर ये पार्ट आते हैं, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और कंपनी वालों ने मेरे को कार दे रखी है, जाओ घूमो, मतलब कि घर से वापस आओ, घर जाओ, ठीक है, इस तरीके से, तो वो मेरी सैलरी का पार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई होगा। पता लगा ना, कंपनी कोई पागल नहीं है तो मैं ऐसे ही दे देगी। पता होता क्या है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे ना बाद में जाके जॉब लगती है, तो अगर तुम्हारा पैकेज अच्छा है, मतलब मान लो 20-30 लाख का अगर पैकेज है साल का, तो उसके से पता कंपनी तुम्हें बोलती है कि बता तुम्हें ना तुम्हारा पैकेज होगा मान लो कि 32 लाख का, या फिर मान लो 34 लाख का पैकेज है, तुम्हें बोल देगी तुम्हारा 30 लाख का पैकेज है, तुम्हें एक कार दे देगी, तुम्हारे लिए कार दे रखी है हमने, पेट्रोल का खर्चा कंपनी की तरफ से वो तुम्हारे कट रहा होता है अच्छे से, ठीक है। तो तुम जितना घुमा सको ना उतना घुमाओ, सबसे लंबे वाले रास्ते से घर जाओ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। तो ये वाली बातें तो लगी। अगर हमें आने जाने के लिए कार दे रखी है तो भी, अच्छा अगर ना कंपनी वालों ने ना मेरे को हॉलीडे के लिए ना टिकट दे दी, कंपनी वालों ने मेरे को क्या किया, हॉलीडे का टिकट दिया, जाओ घूम के आओ अपने घर वालों के साथ, ठीक है, तो वो भी मेरी सैलरी का हिस्सा होता है, खुश होने की जरूरत नहीं होती है उसमें, हमें पता है कि हमारी सैलरी में से कटा है, ठीक है। तो ये भी मेरे क्या है, सैलरी का ही हिस्सा है। बातें पता लगी। फिर मैं तुमसे अगला बोल दूँ कि भाई कंपनी वालों ने मेरा इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, वो भी मेरा सैलरी का हिस्सा होता है, ठीक, समझ रहे हो, मतलब कि हमसे ही काम करवा के हमें खुश रख रहे हैं और हम खुश हो रहे होते हैं, बताओ, ठीक। उसके बाद अगली बात तुमसे और ऐसा बोल दूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मान लो कोई जा रहा है जॉब पे, ठीक है, अब उसके चोट लग गई, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो रोहन है, ठीक है, अब ये क्या मान लो जॉब पे जा रहा है, ठीक,
अब क्या है कि जॉब पर जाते जाते क्या हुआ, इसका एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अभी ऑफिस पहुंच गया गलती से, मतलब ऑफिस पहुंच गया कैसे भी करके। उसके बाद के कंपनी वालों ने उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से 1 महीने तक इसका इलाज करवा दिया, ठीक है। फिर पता कंपनी वाले क्या बोलते हैं, सर आपका ना मतलब कि जो प्रमोशन है ना वो रुक गया है, क्योंकि आपको चोट लगी है, ठीक है, आपको प्रमोशन रुक गया है, ठीक है। 2 महीने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। देखो प्रमोशन होता है सैलरी बढ़ती है, ठीक, तो वो सैलरी बढ़ चुकी है, ठीक, सैलरी बढ़ चुकी है, वो सारे पैसे कहाँ लगे, इसके पैर में, ठीक है। तो प्रमोशन रुका नहीं है, प्रमोशन हो चुका होता है, काम इनसे करवा रहे होते हैं, ठीक, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी हमें या फिर मान लो कोई सी फर्म अगर कोई सी भी फैसिलिटी देती है ना भाई, इन दैट केस वो सारा किस में ऐड होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है वाला पूरा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं भाई ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष, भाई इस प्रचालन अधिशेष का मतलब मेरे पास क्या हो जाता है, जो प्रचालन अधिशेष है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस का मेरे पास एक ही मतलब निकल के आता है, जो ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेटिंग का मतलब है ना ऑपरेशन, जो जिस काम में कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंपनी का ऑपरेशन बोलते हैं। जिस काम को कंपनी कर रही है उसे क्या बोलेंगे, कंपनी का ऑपरेशन बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रचालन, ठीक है। कंपनी का प्रचालन क्या है, किस चीज में वो डील करती है वो, तो ऑपरेशन पता लग गया। अब ऑपरेशन का सरप्लस, सरप्लस का मतलब ऑपरेशन से जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, वो प्रॉफिट वगैरह, बात समझ में आ गई। जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं ये तो होते हैं मेरे पास ऑपरेशन सरप्लस। जो मेरे पास क्या है कि प्रचालन अधिशेष, प्रचालन उससे जो अधिशेष जो बच गया है, जैसे मान लो मैंने 10 लाख का कच्चा माल लगाया, ठीक है, और मेरे पास 15 लाख रुपए का बिक गया, ठीक, प्रॉफिट कितने का मेरे पास यहाँ पे 5 लाख का, ये बातें पता लगी। तो ये जो मेरे पास है इसको क्या बोलते हैं, प्रचालन अधिशेष है हमारे पास, ठीक। इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं वो बता रहा हूँ। पहला मेरे पास है भाई, अच्छा तुम सबको प्रॉफिट के बारे में पता है, प्रॉफिट पता ना क्या होता है, लाभ। अब प्रॉफिट के हिस्से होते हैं अलग अलग, ठीक है, प्रॉफिट है उसके हिस्से होते हैं अलग। तुमसे अगर मैं ऐसा बोल दूँ ना कि बच्चों सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है, तो जो ये जो प्रॉफिट है ना, और इसके अलावा 3-4 चीज़ें और लिखी हुई हैं। मान लो प्रॉफिट लिखा है, उसके बाद लिखा है डिविडेंड, ठीक है, फिर डिविडेंड टू मैनेजर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है डिविडेंड टू मैनेजर, मतलब कि मैनेजर को लाभांश दिया गया, ठीक है। इसके बारे में सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। पहला मेरे पास है भाई इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। पहला है रेंट, जिसको लगान बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास वो मेरे पास आएगा ब्याज, इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज बोलेंगे। और जो थर्ड है मेरे पास, ठीक है, जो थर्ड है वो है लाभ, प्रॉफिट। तुम्हें पहले इतनी बातें पता लग रही है भाई। अब सुनो तुम्हारे पास प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए, या फिर प्रॉफिट के बदले जो लिखवा रहा हूं वो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है भाई। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे पास बच्चों को इसमें होती है, थर्ड पॉइंट में आएगी तुम्हें, ठीक है। देखो अगर सिर्फ ये लिखा होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला सबसे अच्छा, मैं तुम्हें ना समझा दे रहा हूँ कि कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला जो मेरे पास प्रॉफिट है भाई, वो मेरे पास है जो बांट दिया, पहला प्रॉफिट जो बांट दिया। दूसरा प्रॉफिट जो टैक्स के रूप में पे कर दिया, ठीक है। तीसरा प्रॉफिट जो बचा के रखा है। बातें तो लगी। पहला देखो प्रॉफिट के 3 हिस्से करे मैंने, ठीक है। मेरे पास जो प्रॉफिट है उसको 3 हिस्से करे। पहले मैंने क्या किया, जिसको मैंने बांट दिया, जिसको बांटा है भाई उसे हम बोल देंगे डिविडेंड्स, लाभांश। डिविडेंड्स है जिसको हम बोलेंगे लाभांश, ठीक है। और जो मेरे पास सेकंड है, ठीक, वो मेरे पास एक टाइप का टैक्स, मान लो निगम लाभ कर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है,
ठीक है। क्या भाई मेरे पास है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निगम लाभ कर, निगम लाभ कर, ठीक है। और भाई जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट क्या होगा, बचा हुआ प्रॉफिट, बातें तो लगी। तीसरा पॉइंट मेरे पास है भाई जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अवितरित लाभ, जिसको बोलते हैं प्रतिधारित लाभ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अवितरित लाभ है, ठीक है भाई। तुम्हें सारी बातें पता लग रही है भाई। एग्जाम के अंदर ना तुम्हें एक सबसे बढ़िया जो हेल्प मिलती है वही होती है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। जिसको हिंदी समझ में नहीं आया इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में नहीं आया हिंदी में देखो। अगर जो इस कंसेप्ट को फॉलो करता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका कोई सा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन का मतलब पता लगे, देखो सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, जितने कंसेप्ट है सारे बता रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी बात पड़ती है ना, जो कन्फ्यूज़न की बात है, जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी कर लो, ये तुम्हें बातें पता लगी। हमारे पास जो प्रचालन अधिशेष है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले मेरे पास रेंट हमें मिला है, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट है जो ब्याज है, तीसरा मेरे पास है प्रॉफिट। अब ना भाई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ क्या है। अगर तुम्हारे पास भाई इसके क्वेश्चन आते हैं, पता है इसके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होगा तुम्हें प्रॉफिट दे देगा, वो प्रॉफिट लिखा हुआ देगा और ये 2 हिस्से दे देगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो निगम लाभ कर है और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है अवितरित लाभ, तुम्हें 2 दे देगा। बोले फाइंड द डिविडेंड, लाभांश निकालो, हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किसके इक्वल है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं ना, पहला दूसरा तीसरा, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो भाई मेरे पास जो सम आएगा ना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बातें तो क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास निकल के आएगा भाई प्रॉफिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और ये तीनों दे रखे हैं, या फिर मानो तीनों में से कोई 2 दे रखा है, तो मैं प्रॉफिट लिखना है और बाकी नहीं लिखना। पता बच्चा गलतियाँ करते हैं, क्वेश्चन में प्रॉफिट भी लिखा हुआ है और इन तीनों में से कोई और भी लिखा हुआ है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, तीनों में से कोई सा एक लिखा है, 2 लिखा है, फिर तीनों लिखे हैं। बच्चे को पता होता है कि भाई हमें क्या है कि इसे ऐड करना है और इन तीनों को भी ऐड करना है। बात तो लग रही है, बच्चों को क्या पता होता है कि भाई इसे ऐड करना है और हमें इसे भी ऐड करना होता है वो इसको भी ऐड कर देते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। हमें क्या समझना है, या तो इन तीनों को ऐड कर दो, या तीनों के तीनों है तो, या फिर मेरे पास जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो। इन बातों में किसको दिक्कत है पहले मुझे बताओ, एक बार देखो जिसके डाउट निकलते बताओ एक बार। हाँ भाई, तो इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को बोलो। देखो एक बार और बता रहा हूँ, हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये तीनों भी लिखे हुए हैं, तुम क्या ऐड करोगे, या तो प्रॉफिट या फिर ये तीनों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पहली। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इनमें से कोई से 1-2 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो तुम क्या ऐड करोगे, सिर्फ प्रॉफिट। बात समझ में आई, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो प्रॉफिट मेरे पास 100 है, कितना प्रॉफिट है भाई 100, 3 पार्ट में बांट दे इसको, ठीक, 30, 20, 50। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास देखो प्रॉफिट लिखा हुआ है 100, तुम्हारे पास प्रॉफिट 100 लिखा हुआ है। अगर 100 प्रॉफिट लिखा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये दोनों भी लिखे हैं, तो बताओ किसको ऐड करोगे, 100 करना पड़ेगा ना मैं तो, ठीक है, ये बातें बता रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास ये भी लिखा हुआ है और ये तीनों भी लिखे हुए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है या तो इसे ऐड कर दो या फिर इन तीनों को ऐड कर दो। बात तो ये पड़ी ना, या तो इसको ऐड कर दो या फिर इन तीनों को ऐड करो। कोई दिक्कत लग रही है भाई, देखो ये ना थोड़ी सी ना कॉमन सेंस वाली बात है, बस थोड़ी सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे ना एकदम बहुत ही फ्लॉलेस क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने भाई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बच्चों इन तीनों को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो और जीडीपी निकाल के एनडीपी पे निकाल दो, कुछ भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ भी पूछ लेते हैं, वो उल्टा पूछ लेंगे, ठीक है, कुछ भी दे दिया, बोले देखो ना तुम्हें ना, वो मान लो कि वो क्या करेंगे कि तुम्हें 4 से 5 आइटम दे देंगे, उसमें से तुमसे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो टैक्स है ना उसे निकालो। बात समझ में आई, टैक्स है उसको निकाल के दिखाओ। अब कैसे निकालोगे टैक्स को,
टैक्स बोलेगा, फिर बोलेगा सब्सिडी निकाल दो कितनी आएगी। कैसे होगा ये? फॉर्मूले पता है हमें, थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है और रिवर्स आना है, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। बातें तो लग रही है। एमपी और एफसी वाला पता लग रहा है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, अगर इसका मैं डिफरेंस वगैरह निकाल दूँ साथ आराम से आता है, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें। इस वाले में किसको दिक्कत है बताओ, ये है कोई? अगर किसी को कोई डाउट निकल रहा तो देख लो, जो कोई देखेगा ऑनलाइन उसके मजे आ जाएंगे। उसमें से कुछ एक होगा ना, दोनों में से कुछ एक होगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ ना कि मेरे पास ऐसा है कि जी डी पी एम पी है और दूसरा कह रहा हूँ कि जी डी पी एट एफ सी है। तो मैंने बोला कि ठीक है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, ये ना। अब तुम ये पूछ रहे हो कि भाई हम इसमें से कैसे बांटेंगे कि जीडीपी क्या है और सब्सिडी क्या है, दोनों में से कुछ एक दे रखा होगा, ठीक है। तो पूछना है कुछ? हाँ, दोनों में से कुछ एक होगा, सब्सिडी होगी या फिर टैक्स होगा, दोनों में से कुछ एक तुम्हें दे रखा होगा गारंटेड, ठीक है भाई। क्वेश्चन ना कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता, बस तुम्हें ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, और बाकी बात की बात है। तो तुम्हें 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसी वाले पॉइंट को माना जाता है। अब देखो भाई, जिसको बहुत दिक्कत है ना, मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा, घर जाके तुरंत देख लेना। और इसके ना खुद के नोट्स भी बनाना शुरू करो, बुक से खुद के जितना ज़्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक। जैसे मान लो कि मेरे नोट्स हैं, ठीक है, बुक उठा लो, बुक को पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। भाई खुद के बनाए हुए नोट्स से बच्चे टॉप मारते। भाई मैंने अपने टाइम पे जो मार्क्स लाया था ना, मैंने मुश्किल से 2 से 3 महीने में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। तो उसमें तुम्हें क्या, भाई मैंने अपने खुद के सेल्फ स्टडी की थी, खुद के नोट्स थे मेरे पास। तो तुम ना अभी से बनाना शुरू करोगे ना, अच्छे खासे मार्क्स खिंच जाते हैं। सुनो, तो पहले तो मैं ये वाली बात तो लगी, 2 पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद हम आते हैं 3rd पॉइंट पे, जो मेरे पास है भाई मिक्स्ड इनकम है, जिसको हम मिश्रित आय बोलते हैं। क्या मेरे पास 3rd पॉइंट? मिश्रित आय है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है भाई। अब मैं तुम्हें इसमें एक बात बताता हूँ, इसमें किसको लग रहा है कि भाई मिली हुई इनकम है? मिक्स का मतलब है ना भाई मिली हुई है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका बताता हूँ भाई, देखो मिली हुई का मतलब है मेरे पास प्रोडक्शन, जो 4 फैक्टर है ना मेरे पास, क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर मेरे पास क्या है ई, ठीक है, क्या एंटरप्रेन्योर है। सुनो, 4 चीज़ें मेरे पास। अब भाई मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, अगर इन चारों इनकम को मिक्स कर दूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे? पैसे सबके हैं, सबको मिक्स कर दूँ, ठीक। मुझे पता नहीं है किससे कितना आया है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मान के चलो, पहले इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान में, ठीक, मेरे पास क्या होता है, सुन जाओ। मैंने क्या बोला कि मेरी एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान के अंदर मैंने अपने बेटे को काम पर रखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ मान लो मैंने अपने बेटे को काम पर रखा है, अपने भाई को भी काम पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, लेबर हो गए मेरे, ठीक है। उसके बाद पैसा मैंने खुद का लगाया हुआ है, पैसा मैंने खुद का लगाया हुआ है, ये क्या हो गई, कैपिटल। देखो मैंने तो बता दिया, और जो प्लॉट है ना वो मेरा है, ठीक है। ये जो मेरे पास लैंड, जो प्लॉट है ना, जो मेरे पास भूमि है वो भी मेरी है, और जो लेबर है वो एक मेरा बेटा है, दूसरा मेरा भाई है, ठीक। तो ये भी हो गए कैपिटल, पैसा मेरा लगा हुआ है, ठीक। और एंटरप्रेन्योर कौन है, मैं हूँ, ठीक है। तो ये चारों चीज़ मेरी है, ठीक है। ये बातें तो लगी, ये जो चारों की चारों चीज़ जो मेरी ही लगी हुई है। तो अब मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास। भाई मैं दुकान चला रहा हूँ, पैसा तो आएगा ना। मान लो मेरे पास ना साल में मतलब कि जो मेरे पास ना मेरी जो इनकम हो गई 1 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई भाई, 1 लाख। अब तो मुझे बताओ मैं किस में कितना कितना बांटूँ, कुछ पता लगेगा मेरे को, कुछ पता नहीं लगेगा। अब मैं तो बताता हूँ कि अलग कैसे होता है, मतलब कि अलग कैसे होता है। मैंने एम्प्लॉय को अलग से रखा, मतलब कि जो लैंड है ना मैंने किसी किराए पे ले रखा है, किराया मान लो उसका 20,000 है। भाई पहले देखो, पहले तो मैं ये वाली बात पता लगी कि अगर ये सारा मेरा खुद का है, ठीक, तो इसको बोल देंगे मिक्स्ड इनकम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये सारा मेरा खुद का है तो क्या बोल दूंगा उसको, मैं मिक्स्ड इनकम बोल दूंगा। लेकिन अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे इसको मतलब कि ना ये पहले कैसे होता है, अलग अलग कैसे होता है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इस 1 लाख को अलग कर दूंगा,
मैं कह रहा हूँ कि इस बात को पहले भूल जाओ कि अगर मैं मतलब कि ना जो बिज़नेस है अलग तरीके से चला रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। उस टाइम कैसे बांटते हैं? उस टाइम मेरे पास होता है, देखो मेरे पास जो लैंड है उसका किराया 20,000 जाता है, मैंने 2 लेबर रखे हुए 10-10 हज़ार के, ठीक है, तो 20,000 यहाँ पे चला गया, 10,000 × 2 20,000, ठीक है। उसके बाद भाई जो कैपिटल है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, कैपिटल मेरे पास का भी मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, इस पे भी पता लग जाएगा कितना खर्चा होगा। मान लो मैंने भाई यहाँ पे ना 2 लाख रुपए ले रखे हैं, और एंटरप्रेन्योर वो मैंने ना किसी को रखा हुआ है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर मान लो मैंने किसी को रखा हुआ है। भाई किस किस को ऐसा लगता है कि कंपनी का मालिक, ठीक है, और जो कंपनी में मतलब देखो एक कंपनी का मालिक और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सेम होते हैं? सेम हो भी सकते हैं, अलग अलग भी होते हैं, पता नहीं बात। तो देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी है, मैं खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, मैं पूरी कंपनी को चलाने वाला खुद हूँ, ठीक है। उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑनर एक ही है, लेकिन ऑनर के पास बहुत अंधा पैसा है, ठीक है, उसने 40,000 रुपये में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख लिया जो पूरी कंपनी को संभाल रहा है, मान लो 40 या फिर मान लो 4 लाख में रख दिया, ठीक है, पूरी कंपनी को संभाल रहा है वो। तो अब ऑनर अलग हो जाएगा, और जो मेरे पास जो BOD है, समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मेरे पास क्या, वो अलग हो जाएगा। तो बातें पता लगी अलग अलग कैसे होता है, मिक्स कैसे होता है। अगर कोई भी इंसान अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, अपने बेटे भाई जिसको भी इसने बिजनेस मतलब कि एज एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है, या फिर खुद ही लग जा रहा है, ठीक, सुबह सुबह झाड़ू मारने लगा पड़ा है, ठीक, तो ठीक है, खुद का एम्प्लॉय हो गया, ठीक, उसका खुद का प्लॉट है, अपने प्लॉट में चल रहा है उसका बिजनेस, ठीक है, ये बातें पता लगी। तो अब ये जो सारी चीज़ चल रही ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, मिक्स इनकम बोलेंगे। जब भी सब कुछ मिक्स मिल के आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स इनकम। हमें क्या जाके चलना है, मिक्स इनकम है, ठीक। तो मैं तुम्हें टोटल 3 बात बता दी, ठीक है। पहली बात क्या थी मेरे पास, सैलरी, पहला बात, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेकंड है, फिर जाके थर्ड, ठीक। पहला क्या था मेरे पास, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक था पहला। दूसरा मेरे पास क्या था भाई, दूसरा मेरे पास था ऑपरेटिंग सरप्लस था, ठीक है, और मतलब कि जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रचालन अधिशेष, ठीक है। जो तीसरी बात है वो मेरे पास क्या है भाई, मिक्स्ड इनकम। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या निकल के आएगा भाई, NDP at FC। तो NDP at FC रोन फुल फॉर्म बताओ उसकी, मैं सेम बताओ तुम, हाँ फुल फॉर्म इसकी, ठीक है, चलो हिंदी बताओ। और किस पे है वो, कारक लागत पे, ठीक है, वैसे उसको बोलते हैं कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ठीक है भाई। ये सारी बातें पता लग रही है भाई। देखो तुम्हारे डाउट किसको पहले बताओ, देखो डाउट मैं एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक, क्या कर आवाज आती है, सुनो भाई, डाउट मैंने किसी के एक भी नहीं छोड़े, तो भाई थोड़ा ना कर लेना अच्छे से। ये सारी बात पता लग गई, मैंने तुम्हें NDP at FC निकालना सिखा दिया। अब इससे तुम जो निकालना चाहते हो ना वो निकाल सकते हो, पता है ना सबको कैसे निकालते हैं, किस किस को दिक्कत है भाई। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि NNP, ठीक है, मैं क्या बोल दूं कि NNP, भाई मैंने क्या बोला कि NNP at मान लो MP निकाल दो, मैंने क्या बोला बच्चों तुम NNP at MP निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, NNP at MP निकालो, हो जाएगा ये NNP at MP, ठीक है। तो बताओ देखो NDP at FC है, तो पहले डोमेस्टिक से कहाँ जाएंगे हम, नेशनल पे जाएंगे भाई। देखो 2 तरीके हैं उसके, जो मेरे पास, अच्छा अब इसमें ना बाहर के देश से आया हो सामान, ठीक है, और हमारे यहाँ से गया हुआ सामान, ठीक है, मतलब कि मेरे पास क्या होता है, देखो अगर मैंने निर्यात माइनस आयात, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट, बातें तो लग रही है। क्या बोला मैंने इसमें, मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसमें ऐड कर दूंगा किसका डिफरेंस, जो मैंने एक्सपोर्ट किया है उसमें से माइनस कर दूंगा इम्पोर्ट, मतलब कि जो मैंने निर्यात किया है उसमें से अगर मैं आयात को माइनस कर दूं, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो मेरे पास है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया भाई मैंने इसको इतना। तो देखो ये बातें पता लगी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया, मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, इससे हम डी से कहाँ पहुंच जाएंगे, एन पे, बात पता लगी।
डोमेस्टिक से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल पे, इसका मतलब है घरेलू से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, राष्ट्रीय पहुँच जाएंगे। ये बातें पता लगी। उसके बाद मैंने NNP निकाल दिया, मैं यहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ पहुँच गया मैं NNP एट FC। बताओ भाई अब हमें फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। कैसे जाएंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे, सब्सिडी को माइनस, ये तो होता है। तो भाई देखो इसमें मुझे क्या प्लस करना है, मैं बोलूँ बच्चों टैक्स को प्लस कर दो, ठीक है, और सब्सिडी को माइनस, ठीक है। जो मेरे पास कर है उसे प्लस कर दो और जो अनुदान है उसे क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जो ये जो टैक्स है, ठीक, जो मेरे पास टैक्स है और जो सब्सिडी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। इन दोनों का जो मेरे पास जो डिफरेंस होगा ना, बातें पता लगी। अब सुनो भाई, तुम्हारे पास एक और जो डाउट निकलते हैं बच्चों के, ठीक है, वो क्या निकलते हैं, होता पता है उनके पास 3 चीज़ें दे रखी होती है। मैं टैक्स की बातें बता रहा हूँ। पहला उनके पास टैक्स दे रखा होता है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास सब्सिडी मतलब कि कर दे रखा होता है, अनुदान भी उसमें गिवन होता है, ठीक। तीसरा पता क्या होता है, वो तुम्हें देगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, भाई ऐसा देगा वो। तुम पता क्या करना है, इन दोनों को इग्नोर मारो, इससे करना शुरू करो, ठीक है, बातें तो लग गई। इन दोनों को इग्नोर मार के इससे करना शुरू करना है। भाई तुम्हें इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। अब ना इसके एक आध क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक, और फिर जाके सॉल्व कर दूंगा उसको मैं, मतलब कुछ अमाउंट लिख दूंगा मैं, फिर देखना कैसे कैसे। ये पहले तुम सब इसको याद करोगे। देखो बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले याद कर लो एक बार अच्छे से, फिर मैं कराऊंगा ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई तुम्हें आता है, ठीक है। जितना मैंने बताया है उन सबको एक बार देखो। तुम्हें करना क्या क्या है, सबसे पहले जो इनकम मेथड का जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो आय विधि का जो हमारे पास जो इसके जो कंसेप्ट है ना, जो मैंने बताया कि बच्चों इन तीनों को ऐड कर देना, ये आ जाता है, ठीक, इसको पहले कर लेना। उसके बाद अगली चीज़, जो MP से FC पे कैसे जाते हैं, FC से MP पे, नेट से ग्रॉस पे, ग्रॉस से नेट पे, ये जितने फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे रिवाइज करो एक बार, दोबारा लिखना है इसको, ठीक। उसके बाद जाके हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना भाई, उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे।